पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान यह आवाज उठ गई कि पीओके का मामला भारत का मामला है। पीओके के लोगों से पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। यह वहां के नेता ने कहा। पाकिस्तान की सेना और सरकार जितनी जल्दी हो पीओके से निकल जाएं, यह मांग उठी। पीओके में एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और वहां की आसिम मुनीर की सेना के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध जताया, अपनी आवाज उठाई, मांग कर दी कि पाकिस्तान पीओके की जमीन को छोड़ दे, अपनी सेना को फौरन वहां से हटा ले। बवाल तब बढ़ गया जब प्रदर्शन कर रहे लोगों और पाकिस्तान की सेना का आमना सामना हो गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया पाकिस्तानी फौज ने उन पर जुल्म ढाया, गोलियों की अंधाधुंध बारिश कर दी। खबर है कई लोग मारे गए। पीओके में महंगाई और कई मुद्दों को लेकर लंबे वक्त से नाराजगी दिख रही है, प्रदर्शन होते आए हैं। लेकिन 10 दिन पहले पाकिस्तान की सेना ने कुछ प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर दी थी। इसी के बाद से पीओके में बवाल भड़का हुआ है। उसके ज्यादातर इलाकों में पाकिस्तान का विरोध तेज हो गया। पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। इन प्रदर्शनों की अगुवाई JAAC, जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी नाम का संगठन कर रहा है। JAAC पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई संगठनों का एक गठबंधन है। इसके बड़े नेता हैं एक सरदार अमान खान। उन्होंने एक रैली की, उसमें पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना को ललकारा। साफ शब्दों में कह दिया कि वो पीओके से बाहर निकल जाएं, उनका वहां कोई काम नहीं है। पीओके के जो मुद्दे हैं उन्हें वहां के लोग जानते हैं और हिंदुस्तान जानता है। से बाहर निकलो, हम जाने, हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? हमारे दरिया लूटना? तुम्हारा क्या काम है? हमारी पहाड़ियों पर कोठियां बनाना? यानी पीओके के नेता कह रहे हैं पाकिस्तान का पीओके से कोई लेना देना नहीं है। पीओके को तो हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है, उसकी परवाह करता है। तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने, हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? हमारे दरिया लूटना? तुम्हारा क्या काम है? हमारी पहाड़ियों पर कोठियां बनाना? सरदार अमान खान पाकिस्तान की सरकार पर जमकर बरसे। पीओके में खाने पीने की चीजों और आटे पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किए जाने पर नाराजगी जताई। मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, कहते हैं हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे पर सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हम तुम्हें कहते हैं हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी। तुम रियासत से बाहर निकलो, रियासत के सारे विषय जो है वो हमारे हवाले करो। JAAC के नेता ने आरोप लगाया पाकिस्तान की सरकारें लंबे वक्त से पीओके के संसाधनों को लूटती आ रही हैं, वहां के लोगों का हक मारती आ रही हैं। उनका दावा है पाकिस्तान के कई नेताओं और अधिकारियों ने पीओके में बड़े पैमाने पर लूट खसोट मचाई, अपनी तिजोरियों को भरा। तुम्हारे तो घरों से, तुम्हारे कोठियों से, बंगलों से, जो तुमने गरीबों का पैसा चोरी करके जो तुमने बंगले बनाए हैं, कोठियां, उनके दरवाजों से कश्मीर की लकड़ी की खुशबू आती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के महंगे बिल, कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जारी हैं। इस दौरान पीओके के रावलाकोट में एक बार फिर गोलीबारी की खबर आई। वहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया पाकिस्तान की सेना ने फिर बेगुनाह लोगों पर फायरिंग कर दी और 2 लोगों की मौत हो गई। 10 दिन पहले भी रावलाकोट में ही पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने गोलियां चलाई थी। वहां एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई थी। उनके जनाजे में लोग जमा हुए थे, तभी भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलीबारी कर दी गई थी। तब 11 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। हालांकि JAAC का कहना है बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। लेकिन 10 दिन के अंदर ही पीओके का रावलाकोट एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। एक व्यक्ति जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना है इतना खौफनाक मंजर उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। तो रेंजर्स की 40 से 50 गाड़ियों ने ऐसी फायरिंग की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फायरिंग नहीं देखी। उस व्यक्ति ने आरोप लगाया पाकिस्तान के सैनिकों ने नमाज के लिए इकट्ठा हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी गोलियों की बौछार कर दी। सीधे फायर मारे, नमाजियों पे मारे। ठीक है,
ये मुसलमानों वाला काम नहीं है, इसलिए क्या पता ये इसराइल की फौज है या किसी और मुल्क की फौज। ये मुसलमान कहलाने मुसलमानी फौज ऐसा काम कर ही नहीं सकती। चश्मदीदों का दावा है इस गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई, कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की। हालांकि उन पर पहले ही आरोप लगते रहे कि वो पीओके में की गई बर्बरता से जुड़े आंकड़े जानबूझकर छिपाते रहे हैं। 100 बात की एक बात यह कि पीओके में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया को देखने की जरूरत है। वहां जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो महंगाई के खिलाफ होने से बात बहुत आगे निकल गई है। इसीलिए पाकिस्तान की फौज बौखलाई हुई है और फायरिंग कर रही है लोगों पर, क्योंकि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी प्रदर्शन कर रही है उसके नेता सरदार अमान खान ने तो अब खुलेआम कह दिया कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना ही नहीं है। वो खुले मंच से ललकार रहे हैं कि कश्मीर का मामला हिंदुस्तान का मामला है। यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कहा जा रहा है, इसलिए दुनिया तक यह पहुंचाना जरूरी है। और पाकिस्तान ने इतने साल से जो कहानी दुनिया को सुनाकर बहकाया हुआ है उसका सच दुनिया को देखने की जरूरत है। यह वहां के प्रदर्शनकारियों के नेता के शब्द हैं। वो क्या कह रहे हैं? हम जाने, हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने, तुम्हारा क्या काम है? पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग ही मार रहे हैं। इसीलिए वहां सेना इस तरह से बौखलाई हुई है कि लोगों पर गोलियां चला रही है। यह कोई आम प्रदर्शन नहीं है, यह बड़े विद्रोह में बदलता जा रहा है और इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। आसिम मुनीर का पाकिस्तान इससे ध्यान भटकाने के लिए कुछ खुराफात भी कर सकता है, क्योंकि लोगों पर गोलियां तक चलाकर उन्होंने देख ली कि यह उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। 100 बात की एक बात। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन ने एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलवा दिया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रशासन के मुताबिक इसके लिए पहले ही नोटिस दे दिया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद मदरसे को गिरा दिया गया। इसके अलावा प्रशासन ने लोनी इलाके में भी एक अवैध मजार को गिराने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीच सड़क पर बनी 250 साल पुरानी एक मजार को शिफ्ट कर दिया गया। मजार को एक दूसरी सड़क पर बनी बड़ी मजार में शिफ्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रेलवे स्टेशन के पास मौजूद एक मस्जिद को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर दिया। रेलवे प्रशासन के मुताबिक रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से उस मस्जिद को बनाया गया था। रेलवे प्रशासन ने 20 जून तक उसे खाली करने का निर्देश दिया। उधर अयोध्या के राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों की जांच के दौरान मंदिर के एक सेवादार रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। सूत्र बता रहे हैं एसआईटी की नजर उनकी 50 करोड़ की संपत्तियों पर है। यह बताया जा रहा है 50 करोड़ की संपत्ति है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने से पहले रामशंकर ऑटो रिक्शा चलाते थे, ये कह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल में उनके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया। करोड़ों की जमीनें खरीद ली, कई मकान बनवा लिए। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े एक व्यक्ति ने उनके साथ साथ कई और लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आरोप लगाया कि रामशंकर यादव ने यह दौलत मंदिर को मिले दान की चोरी से बनाई, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हालांकि रामशंकर यादव ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है और अपने दुश्मनों की साजिश बताया इसे, लेकिन सूत्र कह रहे हैं एसआईटी उनसे दान की राशि को लेकर कई सवाल पूछ सकती है। उनकी संपत्तियों की जांच में जुट गई है, इस बात की पड़ताल में जुट गई कि रामशंकर यादव ने करोड़ों की संपत्ति अगर बनाई तो कहां से बनाई, इतनी जल्दी कहां से इतना पैसा कमा लिया। सूत्र बता रहे हैं रामशंकर यादव की 50 करोड़ की संपत्ति एसआईटी की नजर में है। आरोप 50 करोड़ की संपत्ति का है। कई मकान हैं, एयरपोर्ट के नजदीक जमीनें हैं, कई महंगी गाड़ियां हैं, कह रहे हैं बड़े बड़े होटल हैं, रेस्टोरेंट में उनकी हिस्सेदारी है। ये सब आरोप हैं। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने से पहले यह बताया जा रहा है कि रामशंकर यादव की आय का स्रोत एक ऑटो रिक्शा ही था। वो ऑटो रिक्शा चलाकर कमाई करते थे। उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने वाले ने आरोप लगाया कि जब से वो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े उनके दिन ही बदल गए। उनके पास बेहिसाब पैसा आ गया, दौलत आ गई और इसकी जांच करवाई जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन रामशंकर यादव और टिन्नू यादव ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। वो कह रहे हैं उनसे चिढ़ने वाले लोगों ने उन्हें बदनाम करने की साजिश रची। उनके पास न तो करोड़ों की संपत्ति है, ना ही कहीं कोई बड़ी हिस्सेदारी है।
इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ईर्ष्या बस एक चलाया जा रहा है जी। और कौन ईर्ष्या कर रहा है, कौन जलन कर रहा है? अरे वो तो बिना, वो तो कौन कर रहा है तो ये वही बताएगा। अच्छा, आपका नाम चंपत राय जी से भी जोड़ा जा रहा है, वजह? जी, मैं नौकरी करता हूँ, यहाँ नौकरी करता हूँ। सूत्र कह रहे हैं एसआईटी के रेडार पर रामशंकर यादव और मंदिर के 6 सेवादार हैं। उनको मिलाकर जांच टीम को दूसरा शक मनीष यादव नाम के सेवादार पर है, वो रामशंकर यादव के भतीजे बताए जा रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं जांच टीम को दान की राशि के प्रबंधन में उनकी भूमिका संदिग्ध दिखी। फिर केडी तिवारी का नाम आ रहा है, राजेश पाठक का नाम आ रहा है, ये सेवादार हैं। गहनों के स्टॉक में इन्होंने गड़बड़ी की, ये शक है। एक लवकुश मिश्रा हैं, उनको एसआईटी ने एक रोज पहले हिरासत में ले लिया था, वो भी सेवादार हैं। उन पर और अनुकल्प मिश्रा पर जांच टीम को दान की राशि की गिनती में गड़बड़ी करने का शक है। और इस बीच राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे नाम के व्यक्ति ने राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगा दिए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ थाने जाकर शिकायत दर्ज करा दी और ट्रस्ट के एक दूसरे सदस्य पर भी गंभीर आरोप लगाए। 2 और लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन सभी के खिलाफ शिकायत की कि इन लोगों ने मिलकर दान के पैसों में घोटाला किया। चोर नंबर 1 चंपत राय बंसल, चोर नंबर 2 अनिल मिश्रा और चोर नंबर 3 वो ट्रस्ट में नहीं है, चोर नंबर 4 ट्रस्ट का ड्राइवर है, मतलब गोपाल राव और वो रामशंकर और टिन्नू यादव। ये 4 चोरों ने भगवान राम के धन को उससे चोरी किया है। संतोष दुबे कह रहे हैं राम मंदिर में न सिर्फ दान के पैसों की चोरी हुई, बड़े पैमाने पर गहनों की भी हेराफेरी हुई। मंदिर में लोगों ने करोड़ों रुपए दिए दान में, महिलाओं ने अपने जेवर दान किए, लेकिन वो सब कुछ गायब है, कहीं कोई हिसाब नहीं मिला। ये आरोप लगा रहे हो कि दान में मिले इन पैसों और गहनों की चोरी हुई है। किसी को कोई सबूत ना मिले, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से फुटेज गायब करवाई गई है। इसलिए एसआईटी जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार करे, जेल भेजे। इससे पहले एसआईटी ने लगातार दूसरे दिन कई लोगों से पूछताछ की। चढ़ावे में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों से सवाल पूछे। चंपत राय समेत ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों को भी बुलाया गया है। जिले के डीएम के साथ अलग से बैठक की, उनसे भी केस का अपडेट लिया। कई सेवादारों से सवाल पूछे, उन बैंक वालों से सवाल पूछे जो मंदिर से जुड़े हैं, दान में मिले पैसों को बैंक में जो जमा करवाते थे। हालांकि जांच टीम ने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया, ना हिरासत में लिया है। एक रोज पहले भी एसआईटी ने करीब 8 घंटे तक राम मंदिर परिसर में जांच की थी। 43 लोगों से पूछताछ की, मंदिर में मौजूद सभी दान पात्रों की जांच की, सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले। और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे के बाद कांग्रेस भी पुलिस के पास पहुंच गई। शरद शुक्ला कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने भी मामले में केस दर्ज किए जाने की मांग की कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की मिलीभगत से दान के पैसों की बड़ी चोरी हुई, यह आरोप है। तो ट्रस्ट के बड़े लोगों ने इसी वजह से चुप्पी साध रखी है, यह आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेता कि वो कोई बयान नहीं दे रहे। जिन लोगों पर भरोसा किया गया उन्होंने ही पैसे चुराए। तो मामला सामने आने के बाद भी केस नहीं दर्ज करवाया। जिसको रखवाली की जिम्मेदारी है वो काहे चुप है? जिम्मेदारी ये है ना भाई, आपको मैंने रखवाला बनाया है मंदिर का और चोरी हो रही है, आप मौन बैठे हैं, तो आप भी चोर, इसका मतलब है भाई ट्रस्ट ने 9 दिन से मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया, अभी तक एफआईआर कराई? समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर यूपी सरकार पर हमला बोला। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि राम मंदिर में बड़े स्तर पर दान के पैसों की चोरी हुई, करोड़ों रुपए की श्री राम शिलाओं की चोरी हुई। इसमें बीजेपी नेताओं के कई सहयोगी शामिल हो सकते हैं, अच्छी तरह से जांच की जाए। बाद में उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहां एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। विवाद की शुरुआत मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी के आरोप से हुई थी। पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने दावा किया था कि कई बार दान की गिनती और अकाउंट में दर्ज राशि में अंतर पाया गया था। दान में मिले पैसों की जो गिनती की गई थी, उतना पैसा बैंकों में जमा नहीं करवाया गया था। उनके दावे के आधार पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाने शुरू किए थे। राज्य के पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने सबसे पहले राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाया था कि मंदिर के दान में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो सकती है, इसलिए इसकी जांच करवाई जाए। फिर अखिलेश यादव ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
उन्होंने अदालतों से अपील की कि वो मामले पर स्वतः संज्ञान लें, राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दें, निष्पक्ष जांच करवाएं। 100 बात की एक बात है कि राम मंदिर के दान में धांधली होने के जो आरोप लग रहे हैं उनका सच जल्द से जल्द पता करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं, यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मंदिरों को चलाने वाले जो ट्रस्ट होते हैं उस व्यवस्था पर लोगों का ट्रस्ट यानी भरोसा बना रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा तो बनना ही था। और विपक्ष तो यह तर्क भी देगा कि क्यों नहीं बनना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा अगर दान के गबन का आरोप है तो राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर राम मंदिर को देखने वाली व्यवस्था से ही लोगों का विश्वास उठ गया तो वो ज्यादा बड़ी चोट होगी। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कोई टिन्नू नाम का सेवादार कुछ टाइम पहले तक साधारण जीवन जी रहा था, अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, इस तरह के आरोपों का जवाब मिलने में जितनी देरी होगी उतना घातक हो सकता है। और दिख रहा है कि सरकार इसकी गंभीरता समझ रही है। 100 बात की एक बात, इधर दोबारा होने जा रही नीट की परीक्षा से पहले सरकार ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने 21 जून को दोबारा होने वाली नीट की परीक्षा को लेकर टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर टेम्पररी रोक लगा दी। रोक 22 जून तक जारी रहेगी, मतलब 22 जून तक टेलीग्राम ऐप काम नहीं करेगा। एनटीए के मुताबिक पेपर लीक को रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा से पहले राजस्थान के सीकर में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। छात्र का शव कमरे के पंखे से लटका मिला। उमेश माली नाम का वो छात्र झुंझुनू का रहने वाला था और सीकर में अपने परिवार के साथ रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उधर महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक शादीशुदा महिला ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करवाने की कोशिश की गई, नशीला पदार्थ देकर उनका रेप किया गया, उनके अश्लील वीडियो बनाए गए, ब्लैकमेल किया गया, लाखों रुपए की वसूली की गई। ये सभी आरोप महिला की तरफ से लगाए गए, क्योंकि जिन लोगों पर आरोप लगाए पुलिस ने उनमें 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, एक आरोपी फरार बताया गया, इसलिए उनका पक्ष नहीं सामने आया। लेकिन इस घटना से नागपुर में कोहराम मच गया। सबूत के तौर पर महिला ने पुलिस को एक वीडियो भी दिया और उसमें एक कमरे के अंदर एक आदमी एक महिला के दोनों हाथ पकड़कर बैठा दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वो उनके साथ टोना टोटका कुछ कर रहा हो। महिला अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, उस आदमी ने उनके हाथ नहीं छोड़े, लगातार कुछ कुछ बोलता रहा, महिला के चेहरे पर फूंकता रहा, कभी चेहरे पर फूंकता रहा, कभी महिला के कानों में फूंकने लगता। कई बार उसने ऐसा किया। उस आदमी के आगे वो महिला बेबस नजर आई, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उस आदमी ने उन्हें नहीं छोड़ा। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। महिला ने कई बार हाथ छोड़ने के लिए कहा भी, लेकिन वो नहीं माना। थोड़ी देर बाद महिला रोने लग गई, चिल्लाती भी नजर आई। उनके रोने और चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस महिला के मुताबिक वीडियो में दिख रहे आदमी का नाम अय्याज ताज मादरे है। महिला ने आरोप लगाया वो उन्हें जादू टोना करके वशीकरण कर रहा था, वश में करने की कोशिश कर रहा था ताकि उनका धर्मांतरण करवाया जा सके। अभी महिला का आरोप है कि उनके खिलाफ पूरी साजिश इस अय्याज ने रची। उसी ने उनका रेप किया, उनका धर्म बदलवाने की कोशिश की। पुलिस की जांच के लिए अय्याज और आरोप लगाने वाली महिला एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोनों एक ही गांव के रहने वाले, पड़ोसी थे। उनमें दोस्ती थी। बाद में महिला की शादी हो गई थी। शादी के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। पुलिस का कहना है कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर महिला और अय्याज की बातचीत शुरू हुई थी। महिला का आरोप है कुछ वक्त पहले अय्याज ने उन्हें जमीन खरीदने का झांसा दिया था। सौदा पक्का करने की बात कहकर उन्होंने नागपुर के एक होटल में बुलाया था उन्हें। और महिला का कहना है होटल में अय्याज ने उन्हें नशीला कुछ जूस पिलाया, बेहोश किया और उनका रेप किया, अश्लील वीडियो बनाए।
तस्वीरें खींच ली थी, वीडियो और तस्वीरों के जरिए फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, महिला कह रही है। लेकिन यह सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ। महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उन्हें जबरदस्ती फिर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ले जाया गया, वहां एक धार्मिक आयोजन किया गया, उसमें उनका धर्म बदलवाने की कोशिश की गई। जो पीड़ित है उसका कहना है कि उसके ऊपर बलजबरी उसका संबंध हुआ है, फिर उसके बाद रिलीजियस कन्वर्शन का भी प्रकार है, उसके बाद उससे एक्सटॉर्शन भी मांगा गया था। महिला का कहना है छिंदवाड़ा में उनकी मर्जी के बिना उनका अय्याज से निकाह तक करवा दिया गया था, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया था, गाय का मांस खाने के लिए भी मजबूर किया गया था, उन पर काला जादू जैसा कुछ करने की कोशिश की गई थी। महिला ने दावा किया कि कुछ दिन तक वो सब कुछ सहती रहीं, लेकिन बाद में वो पुलिस के पास पहुंच गई। हालांकि सारे आरोप ये महिला की तरफ से लगाए गए, सब कुछ महिला की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ की तो पक्ष ही सामने नहीं आ रहा। पुलिस ने उनकी शिकायत पर जांच शुरू की, अय्याज के साथ उसके साथी अमीन शेख को गिरफ्तार कर लिया। हमने कंप्लेंट आने के बाद इमीडिएटली उसको सीरियसली लिया, एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर किया, इसके बाद 2 आरोपी को भी हमने अरेस्ट किया। तो नागपुर पुलिस की एक टीम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा भी पहुंच गई, उस मौलाना की तलाश में जुट गई जिसे लेकर महिला का कहना है कि उस मौलाना ने छिंदवाड़ा में उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की थी। इधर टीएमसी के बागी सांसदों ने अलग ग्रुप के तौर पर मान्यता देने की मांग की। टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग ग्रुप के तौर पर मान्यता देने की मांग कर दी। खबर है कि इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर की तरफ से ममता बनर्जी के खेमे में शामिल सांसदों को ईमेल भेजकर बैठक के लिए बुलाया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पुलिस ने टीएमसी नेता कृष्णा दास के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान धारदार हथियार और गाड़ियां जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोपों की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक गांव की ग्राम पंचायत की प्रधान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों के मुताबिक टीएमसी की सरकार के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे, लेकिन कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हुई। राज्य में सरकार बदलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने उनके दफ्तर को घेर लिया। लोगों की भीड़ को देखकर वो सबसे माफी मांगती नजर आई। उधर अभिनेत्री संचिता उगले की आत्महत्या के बाद जानकारी सामने आई कि वो मानसिक तनाव से जूझ रही थीं, डिप्रेशन में थीं। पुलिस कह रही है संचिता काम न मिलने की वजह से परेशान थीं, काम न मिलने की वजह से उनका हौसला टूट रहा था, वो हिम्मत हारने लगी थीं। अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने एक डॉक्टर से सलाह भी ली थी। मुंबई के एक डॉक्टर से अपना इलाज करा रही थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपनी जान दे दी। महाराष्ट्र के पालघर में अपने घर में 2 दिन पहले उन्होंने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। और उनकी आत्महत्या के बाद उनके मानसिक तनाव में होने की जानकारी सामने आई। उसके लिए एक व्हाट्सएप चैट की बात की गई कि एक व्हाट्सएप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट सामने आए, उनमें मानसिक रूप से परेशान होने की बातें लिखी नजर आई। ऐसे संकेत मिले कि वो मानसिक रूप से परेशान थी। जैसे उसमें लिखा कि डायलॉग भूलने लगी हैं, बुरे सपने देख रही हैं। पुलिस कह रही है ये जो व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट हैं, ये अलग अलग स्क्रीनशॉट संचिता और उनके डॉक्टर के बीच हुई बातचीत के हैं। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप के जरिए संचिता उगले और उनके डॉक्टर के बीच बातचीत हुई थी। कई बार संचिता ने अपने डॉक्टर से सलाह ली थी, डॉक्टर की मदद से अपनी मानसिक हालत ठीक करने की कोशिश की थी। कि उसका इलाज चल रहा था, उसका मानसिक हालत ठीक नहीं था और वो कोई डॉक्टर से यानी साइकेट्रिक से वो सजेशन भी ले रही थी और उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था, ऐसा कुछ लग रहा है। तो संचिता उगले के परिवार का आरोप है कि उन्हें परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। उसके बावजूद संचिता ने अपने परिवार के किसी सदस्य से इस बारे में बात नहीं की थी, चर्चा नहीं की थी परिवार में। उसने जो किया वो गलत किया, ये मेरे को मालूम है, लेकिन वो टॉर्चर के वजह से ही किया है, बस वो ऐसा नहीं करने वाली बेटी। और उनके चचेरे भाई ने भी टीवी इंडस्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए कि जिस तरह दबाव में आकर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को अपनी जान दे दी थी, ठीक उसी तरह संचिता ने भी 14 जून 2026 को आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया पर
पोस्ट की एक वीडियो का जिक्र किया चचेरे भाई ने कि उसमें सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का जिक्र किया था। संचिता उगले की मौत के बाद उनके परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की मांग की, न्याय की मांग की, संचिता को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। उधर मुंबई के माहिम इलाके में सड़क पर बनाई गई सफेद पट्टियों को लेकर राज ठाकरे की पार्टी ने विरोध जताया, एमएनएस ने विरोध जताया, प्रदर्शन किया। जैन समुदाय के कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले कुछ सड़कों पर सफेद रंग से पेंट करवा दिया था। सफेद पट्टियां उन सड़कों पर बनाई गई थीं जो जैन समुदाय के लोगों के मकानों तक जाती हैं। उन रास्तों पर सफेद पट्टियां बनाई गई थीं जहां पर जैन मुनियों का आना जाना होता है। जैन समुदाय के लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में जैन मुनि उन सड़कों से गुजरते हैं। अब बारिश की वजह से सड़कों के पास काई जम जाती है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो कई बार ठीक से दिखाई नहीं देते। वो कीड़े मकोड़े पैरों के नीचे ना आ जाएं, इसलिए उन्होंने सड़कों पर सफेद रंग से पट्टियां बना दी ताकि उन पट्टियों पर कीड़े आए तो साफ साफ दिखाई दें, उन्हें बचाना आसान हो जाएगा। अब सड़क पर लेकिन सफेद पेंट किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, आपत्ति यह जताई, नाराजगी जाहिर की कि सड़कों पर सफेद रंग किए जाने के खिलाफ अपनी जो आवाज उठाई उसमें आरोप यह लगाया कि बाहर से आए हुए कुछ लोग अपने तौर तरीके मुंबई में थोपने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई की पहचान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है सड़क पब्लिक प्रॉपर्टी है और सड़कों पर इस तरह पेंट करना ठीक नहीं है, नहीं कर सकते पब्लिक प्रॉपर्टी पर। त्यांनी प्रायव्हेट प्लेसमध्ये केलं असं आम्हाला काही विरोध नाही। त्यांच्या घरात त्यांनी कुठलाही कलर पांढरा मारा, काळा मारावा, हिरवा मारा, लाल मारावा, कुठलाही कलर मारा, 7 रंग मारा, आम्हाला विषय नाहीये। तो विवाद बढ़ा तो मुंबई के नगर निगम बीएमसी को दखल देना पड़ा। उसने कड़ा रुख अपनाया। बीएमसी की तरफ से सफेद पट्टियों को फिर ढक दिया गया, उन पर ग्रे कलर का पेंट कर दिया गया। ये ग्रे रंग का पेंट बीएमसी और उनकी मदद जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने विरोध में यहाँ लगाया। उनका कहना है कि सफ़ेद रंग की पट्टियां नहीं लग सकती हैं। ये देखिए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए बीएमसी ने प्रॉपर इसको ग्रे रंग से कर दिया है। लेकिन सफ़ेद रंग की पट्टी आपको नजर आ रही होगी, ये देखिए। अगर देवेंद्र फडणवीस ने भी सभी समुदायों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की, एक दूसरे का सम्मान करने की अपील की, मिलजुल कर साथ रहने की अपील की, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील की। सौभाग्य की एक बात यह कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई की सड़कों पर या गलियों में सफेद पट्टियों को लेकर जो सभी समुदायों से सौहार्द बनाने के लिए कहा, वही एक तरह से सही भी लग रहा है। जैन समुदाय के कुछ लोगों और संगठनों ने मुंबई के कई गलियों, सड़कों पर सफेद रंग की पट्टियों से पेंट कर दिया था ताकि सफेद रंग में सड़क पर चलने वाले कीड़े वगैरह साफ दिख जाएंगे। उन सड़कों पर चलने वाले जैन मुनियों को कीड़े देखने में आसानी होगी कि कहीं वो उन पर अनजाने में पैर न रख दें। जैन धर्म में आप जानते हैं कि अहिंसा को बहुत महत्व दिया जाता है और जैन मुनि तो इतना ध्यान रखते हैं कि उनसे किसी भी जीव को कोई नुकसान ना हो, भले ही वो कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो। तो मंशा तो शायद इन लोगों की यही रही होगी, क्योंकि काली सड़क पर या जहां काई जम जाती है, कीड़े नजर नहीं आते, तो सड़क पर सफेद पेंट कर दो। लेकिन यह भी हकीकत है कि सड़क तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सड़क तो सबकी होती है। इसी तर्क के साथ तो सड़क पर नमाज पढ़ने को रोका जाता है। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि सफेद पट्टी पेंट करने से दूसरों को कोई असुविधा थोड़ी हो रही है, कीड़ों की जान बचाने की ही तो कोशिश है, लेकिन नियम तो सबके लिए बराबर ही होंगे। तो राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे मुद्दा बना दिया कि कोई ऐसे कैसे सड़क पर पेंट कर सकता है, और वहां के नगर निगम बीएमसी को फिर सड़क पर ग्रे पेंट करना पड़ गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पहले ही बहुत कारण हैं जिनसे तिल का ताड़ बन जाता है। तो बेहतर यही है कि ऐसी बातों से सौहार्द न बिगड़े। 100 बात की एक बात। उधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मजदूरों को धमकाने के आरोप में टीएमसी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हसनाबाद में पुलिस ने टीएमसी नेता गौतम वैद्य को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें मजदूरों के पैसे नहीं देने और मजदूरों को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में शाहजहां शेख के समर्थकों पर मछली पालन क्षेत्र पर कब्जा करने और लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे। मारपीट में घायल हुए लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उधर पश्चिम बंगाल के फलता में
टीएमसी नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी के विरोध में गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, हाईवे जाम कर दिया। बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर इकट्ठा हो गए, हाईवे से गाड़ियों का गुजरना रोक दिया, रास्ता ठप कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा, खदेड़ना शुरू कर दिया पुलिस ने। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर डंडे बरसाए पुलिस ने, हाईवे से खदेड़ते हुए उन्हें नजर आए। लाठीचार्ज होते ही लोग भागते हुए दिखाई दिए, दौड़ते दिखाई दिए। भीड़ तितर बितर हो गई। कुछ ही देर में सड़क पर अपने जूते छोड़कर लोग दौड़ पड़े, चप्पलें छोड़कर दौड़ पड़े। पुलिसकर्मी भी उनके पीछे दौड़ पड़े, काफी दूर तक उनके पीछे वो भागते रहे। पुलिस ने उन्हें खदेड़कर उन्हें हाईवे से दूर लेकर चले गए। उनसे बचने के लिए कुछ लोग सड़क के किनारे एक तालाब में कूद गए। इसके बाद भी पुलिसकर्मी नहीं रुके। तालाब से बाहर निकलने के बाद उन पर डंडों की बौछार कर दी। कुछ लोग तालाब के किनारे झाड़ियों में छिप गए। फलता में उन लोगों ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनकी रिहाई की मांग को लेकर हंगामा किया। उनके हंगामे की वजह से वहां जैम लग गया, हाईवे ठप हो गया, तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर उन्हें खदेड़ा और फिर गाड़ियों का आना जाना वहां चालू करवाया। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दे डाली। युद्ध खत्म करने के समझौते पर दस्तखत किए जाने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमका दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जंग दोबारा भी छिड़ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने देश के लिए जीत बताया, गर्व की बात बताई। उनके मुताबिक अगर समझौते की सभी शर्तें मान ली गईं, तो इससे पूरे पश्चिम एशिया की सूरत बदल जाएगी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने माना कि कई मुद्दों को लेकर उनकी और ट्रंप की राय अलग होती है। किसी बात पर ट्रंप राजी नहीं होते तो किसी बात पर वो सहमत नहीं होते। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय पर आया जब इजरायल ने अमेरिका और ईरान के समझौते से किनारा करने के संकेत दिए। उधर खबर आई यूक्रेन युद्ध से। रूस की राजधानी मॉस्को पर भीषण हमला हो गया। बम की तरह फटने वाला एक आत्मघाती ड्रोन ऑयल रिफाइनरी से टकरा गया। मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने बमबारी कर दी। ड्रोन फटा, जोरदार विस्फोट हुआ, आग लग गई, चीख पुकार मच गई। राहत बचाव का काम शुरू किया गया। आग की खौफनाक लपटें ऑयल रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में फैल गई, पूरी तरह उसको अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा लगा जैसे रिफाइनरी को जलाकर राख ही कर देंगी लपटें। दिन के उजाले में यह हमला हुआ। आत्मघाती ड्रोन तेजी से पहुंचा, सीधा उस रिफाइनरी पर जाकर फट पड़ा। जबरदस्त धमाका हो गया। आसपास के इलाके भी हिल गए, बुरी तरह थर्रा उठे। मॉस्को की उस ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क गई, ऐसी कि देखते ही देखते एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया आग ने। ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी, कई किलोमीटर दूर से नजर आई लपटें। हमले के बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझाई गई। गनीमत यह रही कोई इसमें घायल नहीं हुआ, लेकिन उस रिफाइनरी को भारी नुकसान होने की खबर आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हमले के बाद अपने सैनिकों की जमकर तारीफ की, उनकी पीठ थपथपाई, क्योंकि यूक्रेन की फौज ने रूस में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह यानी उसकी राजधानी पर ड्रोन अटैक किया। मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को दहला दिया, जबकि यूक्रेन के बॉर्डर से इसकी दूरी 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया रूस पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के हमले बेहद जरूरी हैं ताकि वो युद्ध का अंत करने के लिए तैयार हो। इधर ट्रंप ने ईरान में युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए उसे $300 मिलियन का मुआवजा दिए जाने के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात पर सहमत हो गया। उन्होंने ईरान को $300 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 28,000 करोड़ देने की बात को गलत बताया। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगातार तीसरे दिन बढ़त रही। हालांकि मेटल सेक्टर के साथ मिलकर फार्मा और पीएसयू बैंक इंडेक्स ने मार्केट पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन आईटी और रियल्टी इन दो सेक्टरों ने मिलकर मार्केट को ऊपर खींच लिया।
और ओवरऑल निवेशकों की दौलत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। 100 बात की एक बात यह है कि क्या 85% या 100% एथेनॉल वाला ईंधन सस्ता पड़ेगा? आपको यह तो शायद पता लग ही गया होगा कि भारत में अब E85 पेट्रोल भी मिलना शुरू हो गया। E85 ईंधन, E85 यानी पेट्रोल में 85%, 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। अभी ये कुछ ही पेट्रोल पंप पर मिल रहा है दिल्ली वगैरह में। अगले साल तक देश में 5000 पेट्रोल पंपों में मिलने लगेगा, ऐसा टारगेट है। और ये नॉर्मल पेट्रोल से 20 रुपए लीटर सस्ता बेचा जा रहा है। मतलब दिल्ली में पेट्रोल 102 का है तो ये 82 का मिल रहा है। हालांकि अब तो नॉर्मल पेट्रोल में भी 20% एथेनॉल मिक्स होता है, लेकिन 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल तो सभी पेट्रोल गाड़ियों में डालने के लिए बेचा जा रहा है। ये E85 पेट्रोल यानी कि 85% एथेनॉल वाला पेट्रोल सब गाड़ियों में नहीं डाल सकते। उसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ी ही होनी चाहिए, चाहे कार हो या मोटरसाइकिल हो। उन्हीं गाड़ियों में ये 20 रुपए सस्ता वाला पेट्रोल डाल सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों में दोनों तरह का पेट्रोल डाल सकते हैं, 20% एथेनॉल वाला भी और 85% एथेनॉल वाला भी। और आगे चलकर E100 भी आने वाला है, यानी जिसमें सिर्फ एथेनॉल होगा, पेट्रोल होगा ही नहीं। 100% एथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियों में कोई सा भी पेट्रोल डलवा सकते हैं, भले ही उसमें कितना ही एथेनॉल मिला हुआ हो। ऐसी गाड़ियां भारत में मिलने लग गई हैं, कार भी, मोटरसाइकिलें भी। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि विदेशों से कच्चा तेल कम मंगाना पड़े, क्योंकि एथेनॉल तो भारत में ही बनाया जा रहा है। जितना कम पेट्रोल लोग इस्तेमाल करेंगे उतना देश के डॉलर बचेंगे। इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में छूट देकर इसको 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता रखने को कहा है तेल कंपनियों को, ताकि लोग फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां लें और 20 रुपए सस्ता वाला यह पेट्रोल डलवाने का फायदा उनको मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या 20 रुपए सस्ता पेट्रोल डलवाना वाकई में सस्ता पड़ेगा? क्योंकि एथेनॉल में उतनी माइलेज नहीं मिलती जितनी पेट्रोल में मिलती है। तो वो हिसाब क्या बैठता है, पब्लिक तो वो देखेगी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी लेने से पहले। तो इसमें देखना है कि ब्राजील में क्या हुआ था। ब्राजील में क्यों? क्योंकि एथेनॉल से गाड़ियां चलाने का सिस्टम तो दुनिया ने एक तरह से ब्राजील से ही सीखा है। वहां तो यह हालत है कि सारी गाड़ियां ही फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां होती हैं, यानी सब में E85 या E100 डल सकता है। और ब्राजील में गाड़ियां आज से एथेनॉल पर नहीं चल रही, 50 साल से एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां बन रही हैं वहां पर। 1975 से ही ब्राजील एथेनॉल से गाड़ियां चलाने की ब्राजील ने पॉलिसी लागू कर दी थी। पहले तो वहां एथेनॉल वाले इंजन की गाड़ियां ही अलग होती थी, एथेनॉल वाली गाड़ियां अलग, पेट्रोल वाली अलग। तो वो तो ऐसे हो गया जैसे हमारे यहां डीजल की गाड़ी अलग और पेट्रोल की गाड़ी अलग होती है। तो वहां समझ लीजिए कि 3 तरह के इंजन वाली गाड़ियां हुआ करती थी, पेट्रोल गाड़ियां, डीजल गाड़ियां और एथेनॉल गाड़ियां। लेकिन फिर फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन आ गए जिनमें पेट्रोल या एथेनॉल कुछ भी डाल लो या दोनों का मिक्स डाल लो। तो 2003 से वहां 2 तरह की गाड़ियां हो गई, फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन वाली और डीजल इंजन वाली। तो फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों में आप पेट्रोल भी डलवा सकते हो या 100% एथेनॉल वाला E100 भी डलवा सकते हो, या कितना भी एथेनॉल मिला हो पेट्रोल में वो वाला ईंधन भी डलवा सकते हो। लेकिन ब्राजील में देखा गया कि एथेनॉल वाला ईंधन लोग तभी डलवाते हैं जब वो नॉर्मल पेट्रोल से 30% सस्ता होता है, तभी उसमें फायदा दिखता है। तो ब्राजील में तो यह कहा जाता है कि एथेनॉल डालने में 70% रूल चलता है, 70% रूल। मतलब जितने का पेट्रोल है एथेनॉल वाले ईंधन का दाम उसका 70% रखो तभी फायदा है, यानी 30% सस्ता रखो तभी फायदा है। क्योंकि यह देखा गया वहां पर कि एथेनॉल की माइलेज 30% कम आती है पेट्रोल से। तो अगर 1 लीटर प्योर पेट्रोल में गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है तो 1 लीटर प्योर एथेनॉल में 7 किलोमीटर चलती है। यह ब्राजील का एक्सपीरियंस कहता है। अब आ जाइए हमारे यहां तो 85% एथेनॉल वाले पेट्रोल का दाम 20 रुपए कम रखा गया है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि हमारे यहां जो नॉर्मल पेट्रोल है उसमें भी 20% एथेनॉल तो मिला ही हुआ है। तो एथेनॉल का माइलेज 30% कम होने का फॉर्मूला लगाएं यहां पर, तो मान लीजिए कि अगर 100% पेट्रोल पर गाड़ी 10 किलोमीटर चल पाती है तो 20% एथेनॉल वाला जो पेट्रोल हमारे यहां नॉर्मल पेट्रोल की जगह मिल रहा है उसमें 800 ml हुआ पेट्रोल, 200 ml हुआ एथेनॉल। 800 ml पेट्रोल पर वही गाड़ी चलेगी 8 किलोमीटर, 200 ml पर चलेगी 1.4 किलोमीटर। यानी 1 लीटर E20 वाले पेट्रोल पर उस गाड़ी की माइलेज होनी चाहिए 9.4 किलोमीटर। मतलब ये जो गाड़ी 1 लीटर प्योर पेट्रोल पर 10 किलोमीटर चलती है वो E20 वाले पेट्रोल पर चलनी चाहिए 9.4 किलोमीटर। अब इसी तरह E85 का हिसाब लगाएं तो 1 लीटर
1 लीटर में 85% एथेनॉल वाले ईंधन में 850 ml होगा एथेनॉल, 150 ml होगा पेट्रोल। 850 एथेनॉल पर वही गाड़ी चलनी चाहिए 6 किलोमीटर और 150 ml पेट्रोल पर 1.5 किलोमीटर, यानी E85 वाले ईंधन में उस गाड़ी की माइलेज बैठेगी 7.5 किलोमीटर। तो हिसाब यह बैठा कि जो गाड़ी E20 पेट्रोल पर चलेगी 9.4 किलोमीटर, वो E85 पेट्रोल पर चलनी चाहिए 7.5 किलोमीटर, यानी 20% कम। तो यह हिसाब बैठता है। इसी हिसाब से लगता है कि सरकार ने तेल कंपनियों से कहा कि E85 यानी 85% एथेनॉल वाले पेट्रोल के दाम 20 रुपए लीटर सस्ते रखे जाएं। तो दिल्ली में E20 पेट्रोल है 102 का, E85 मिल रहा है 82 का, ताकि E85 लेने वालों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा 20 रुपए लीटर कम रेट पर लेने से, यह भी नहीं दिख रहा है। पब्लिक को नुकसान नहीं होगा माइलेज कम होने पर भी, लेकिन देश का बहुत फायदा हो सकता है अगर अच्छी संख्या में लोग फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां लेने लग गए और E85 और आगे चलकर 100% एथेनॉल वाला ईंधन डलवाने लग गए, क्योंकि उतना ही कच्चा तेल कम मंगवाना पड़ेगा विदेश से और उतने ही डॉलर देश के बचेंगे, जिससे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले मजबूत हो सकती है। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों की मदद करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया जो साइबर ठगों को बैंक खातों की डिटेल मुहैया कराते थे। पुलिस के मुताबिक उस गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार किए गए और उनके पास से 27 चेकबुक, 17 एटीएम कार्ड और 12 मोबाइल फोन बरामद करने का दावा किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ बदमाशों ने बेटे और पत्नी के सामने एक गहना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक वो कारोबारी गहनों से भरा एक बैग लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उनका बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी कोशिश फेल हो गई तो उन्होंने कारोबारी को गोली मार दी। कभी छिछली कभी चढ़ती नदी का क्या भरोसा है, कभी छिछली कभी चढ़ती नदी का क्या भरोसा है, शेयर बाजार जैसी जिंदगी का क्या भरोसा है। 100 बात की एक बात कही सरवत एम जमाल ने, तबाही पर मदद को चांद भी नीचे उतर आया, मगर इस 4 दिन की चांदनी का क्या भरोसा है।